नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी की जो बैठक थी, उस बैठक का बहिष्कार करके ममता बनर्जी बाहर निकल गई। उन्होंने कहा कि बैठक के अंदर उनका अपमान हुआ, उनका माइक बंद कर दिया गया। ये जो बयान था, इस बयान पे देखकर जो आमतौर पे पूरी तरह हर जगह मीडिया में खबर चल रही है, वो ये चल रही है कि ममता बनर्जी इस बात का बुरा मान गई कि उनका माइक बंद कर दिया गया और ममता बनर्जी को जो है वो थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलने दिया गया, सिर्फ 5 मिनट ही मिले। इस पूरे मामले में ये सिर्फ इतना छोटा सा मामला नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा मामला है। और ये मामला सिर्फ ममता बनर्जी को बोलने देने का नहीं है। इस बहाने आज हम ये समझेंगे कि कैसे इस देश में एक स्वायत्त संस्था को प्रधानमंत्री का एक सलाहकार में बदल दिया गया, कैसे इस देश का एक पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया और सारी ताकत मोदी जी ने खुद अपने हाथ में ले ली और आज कुछ नहीं हुआ, उसी ताकत का प्रदर्शन हुआ। दूसरी चीज़ ये कि ममता बनर्जी का सिर्फ वहाँ बैठक में ही तथाकथित अपमान नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद उनका और घनघोर अपमान हुआ। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से इस देश में जो मीडिया का गला घोटने की साजिशें चल रही हैं, वो किस तरह से उसका एक सीधा सीधा उदाहरण इस प्रकरण में देखने को मिला। तो ये जो प्रकरण है, इसके 360 डिग्री बहुत सारे आयाम हैं। ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री की शिकायत नहीं है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। पहले पूरा मामला समझ लेते हैं, मामला क्या है, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे। हुआ ये था कि आज प्लानिंग कमीशन की बैठक होने वाली थी। प्लानिंग कमीशन की नहीं, योजना आयोग तो कब का ख़त्म हो गया, नीति आयोग की बैठक होने वाली थी। दोनों में क्या अंतर है और योजना आयोग को नीति आयोग में बदलने में क्या खेला हुआ, इसको भी आगे हम समझेंगे। और उसमें पहले ही इंडिया गठबंधन के जो साथी थे, उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया हुआ था, क्योंकि इस बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब नीति आयोग की वो हैसियत ही नहीं है और उन्हें जो लोकतांत्रिक वैल्यूज़ हैं मोदी सरकार के, वो समझ में नहीं आते, इसलिए उन्होंने बहिष्कार किया। कौन कौन से मुख्यमंत्री इसमें नहीं गए? M.K. स्टालिन नहीं गए, सुक्खू नहीं गए हिमाचल के, सिद्धारमैया नहीं गए कर्नाटक के, रेवंत रेड्डी नहीं गए तेलंगाना के, भगवंत मान नहीं गए, हेमंत सोरेन नहीं गए और विजयन नहीं गए केरल वाले। एक अकेली ममता बनर्जी अलग अलग, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। दिल्ली आई हैं, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से कोई एक शिष्टाचार मुलाकात भी नहीं की। ये गठबंधन का हिस्सा है ममता जी। और इन ममता जी ने, याद कीजिए, लोकसभा में बंगाल में सीटें देने से मना कर दिया था कांग्रेस को, और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रही हैं दिल्ली में, योगी जी से। तो ये अपने आप को इंडिया से अलग दिखाने की कोशिश कर रही थी और क्या परिणाम हुआ इसको समझिए। वहाँ जब भाषण हो रहे थे तो सब वक्ताओं को समय दिया गया। चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट बोलने के लिए मिले। असम, गोवा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को 10 से 12 मिनट बोलने के लिए दिए गए। ममता बनर्जी जो है, जब उनका नंबर आया तो 5 मिनट बाद उनको बोलने से रोक दिया गया, ऐसा ममता बनर्जी का आरोप है। और उनका आरोप ये भी है कि उनका माइक बंद कर दिया गया। उधर सरकार का भी एक पक्ष आया है। सरकार का कहना यह है कि माइक बंद नहीं किया गया था, सामने एक स्क्रीन पे लिख के आ गया था कि आपका टाइम पूरा हो गया है। अब यहां से दूसरा अपमान शुरू होता है। ये तो अपमान हो गया और ममता बनर्जी का कहना यह है कि भैया, आपके अपने मुख्यमंत्रियों को तो आप खूब बोलने दे रहे हो, और जो हम इंडिया गठबंधन से, मैं अकेली मुख्यमंत्री थी विपक्ष की तरफ से, उसको आप कह रहे हो कि 5 मिनट से ज्यादा बोल नहीं सकते हो। यहां तक कि नीतीश के
नीतीश कुमार भी नहीं गए थे, उनके दोनों भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री इस बैठक में गए थे। यानी वो जो एक मजमा लगा हुआ था, मोदी जी एंड एसोसिएट्स का मजमा था, उसको एक फॉर्मल मीटिंग करनी थी। वापी वहां पे जो कुछ भी बोला जाना था वो बोला जाना था जो मोदी जी चाहते हैं। और उस पूरे एक नूरा कुश्ती या एक आयोजन या एक मीटिंग की फॉर्मेलिटी के बीच में एक अलग राय रखने वाली जो व्यक्ति थी, उसको कहा गया आपका टाइम पूरा हो गया है। अगर उसका टाइम पूरा हो गया था तो चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट क्यों मिले? उसको भी तो 5 मिनट का ही समय दिया गया था, उनको तो 15 मिनट एक्स्ट्रा बोलने दिया गया। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को भी 10 से 12 मिनट बोलने दिया गया। ये ममता बनर्जी का आरोप है। अब इसके बाद वो बाहर आती हैं, बाहर आने के बाद वो एक इंटरव्यू देती हैं और इंटरव्यू देने के बाद में वो तमतमा के वहाँ से चली जाती हैं, कहती हैं कि यहाँ पे ये सब हो रहा है। अब समझते हैं कि ममता बनर्जी की दोबारा से बेइज्जती कैसे हुई। एक तो उनको बोलने नहीं दिया, ठीक है, और ये जो नहीं बोलने देने का फैसला है ये स्वयं मोदी जी का है। क्यों? क्योंकि उस बैठक की अध्यक्षता मोदी जी कर रहे हैं। तो जो अध्यक्षता कर रहा होता है सब लोग उसी को संबोधित करते हैं, और किसको कब किसके बाद बोलना है ये अध्यक्षता करने वाले का अपना अधिकार होता है। तो अगर ममता बनर्जी को बोले बगैर जाना पड़ा तो ये मोदी जी उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार सीधे हैं। दूसरी बेइज्जती ममता बनर्जी की इस तरह हुई कि जब वो गुस्से में बाहर आई, पत्रकारों से उन्होंने बात की और पत्रकारों को उन्होंने बताया कि अंदर क्या क्या हुआ। ये ममता बनर्जी का आरोप है। इस आरोप को आरोप की तरह मीडिया चला सकता है, लेकिन वो आरोप झूठा लगा रही है, सच्चा लगा रही है, इसका उत्तर कौन देगा? सरकार की तरफ से कोई देगा। जैसे कि बाद में इसका जवाब आया निर्मला सीतारमण की तरफ से। उन्होंने कहा कि इनका माइक बंद नहीं किया गया था और इनको स्क्रीन पर लिख के आया था। उसके बाद ये गुस्से में चली गई कि ये मेरा अपमान है। लेकिन ममता बनर्जी का ये जो बयान, असली अपमान ये है ममता बनर्जी का ये बयान जब चैनलों पे चल रहा था तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार का पत्र सूचना कार्यालय वो कह रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। यानी एक नेता मुख्यमंत्री के बयान की प्रतिक्रिया केंद्र सरकार के एक डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है और प्रतिक्रिया भी इतनी अपमानजनक कि वो उसके बयान को झूठ बता रही है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का काम है सरकार से जुड़ी हुई सूचनाएं देना, और इस डिपार्टमेंट का काम परोक्ष तरीके से मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश करना भी होता है। लेकिन इस बार पीआईबी ने सारी हदें पार कर दी। एक मुख्यमंत्री का बयान जो उन्होंने लगाया है वो भी बयान सीधे एक बाइट लगाया है ममता बनर्जी का, किसी चैनल या अखबार की कटिंग नहीं लगाई है। और उस बयान पे लिखा है, इट इज बीइंग क्लेम्ड दैट द माइक्रोफोन ऑफ सीएम वेस्ट बंगाल वाज स्विच्ड ऑफ ड्यूरिंग द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। और फैक्ट चेक में यह बात गलत पाई गई। भैया पीआईबी, आपका काम है जो मीडिया में सूचनाएं आ रही हैं, अगर गलत सूचना आ रही है, सोशल मीडिया पे गलत सूचना आ रही है तो उसकी जांच करना, ना कि नेताओं के बयानों की जांच करके उनके मुंह पे ठप्पा लगाना कि वो झूठ बोल रहे हैं। और इस केस में ये हुआ। अगर पीआईबी को इस मामले में कुछ करना ही था तो फैक्ट चेक के बजाय संबंधित मंत्रालय से या नीति आयोग से कोई बयान मंगाकर पीआईबी को जारी करना चाहिए था। लेकिन पीआईबी ने जो सरकार का जवाब होना चाहिए था उसकी जगह सीधे ममता बनर्जी को ही झूठा घोषित कर दिया। यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि कैसे नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी का जो बयान है उसको कहा गया कि यह मिसलीडिंग है, भ्रामक है। ऐसा भारत के इतिहास में, मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि सरकार का एक यूनिट किसी नेता के बयान का फैक्ट चेक करे। आप खबरों का फैक्ट चेक कर सकते हो, आप सोशल मीडिया की बातों का फैक्ट चेक कर सकते हो, नेता के बयान का फैक्ट चेक कर रहे हो। और इसमें बाकायदा ममता बनर्जी का जो आपने बाइट लगाया वो किसी मीडिया को आपने कोट नहीं किया है, वो सीधे सीधे आपने अपना ही वीडियो लगाया और उसके ऊपर लिख दिया कि फर्जी है।
अब सवाल इस बात का है कि ये जो फर्जी कहा गया, ये किस पीआईबी ने कहा है? ये पीआईबी वो संस्था है जिसको ये अधिकार दिया जा रहा था कि इस देश में कहीं पे भी कोई खबर आए, उस खबर को झूठा घोषित करके वो हटाने का आदेश दे सकता है। पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट को मोदी सरकार ने अधिकार दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीआईबी सरकार की संस्था है, उसको यह अधिकार नहीं है कि वो एक न्यूट्रल अथॉरिटी की तरह फैक्ट चेक करे। पीआईबी जो करेगी वो सरकार के पक्ष की बात करेगी, और इस केस में हम देख रहे हैं कि पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट ने सीधे सीधे सरकार के लिए काम किया, सरकार की तरफ से किसी के नेता के बयान का पोस्टमार्टम किया, उसको मिसलीडिंग यानी भ्रामक बताया। अब आते हैं कि ये सारी की सारी चीजें क्या हैं और कैसे ये हो रहा है। सरकार ने इसी साल इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 में संशोधन किया था, और इसमें ये जो है देखिए मैं आपको इंटरमीडिएटरीज क्या होती हैं, जैसे कि यूट्यूब है, इस केस में फेसबुक है, ये जो प्लेटफॉर्म है ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, इनको कंट्रोल करने टेलीकॉम सर्विस को, वेब होस्टिंग सर्विस को, इन सब को कंट्रोल करने का एक सिस्टम बनाया गया था। इसमें जो संशोधित नियम थे उसमें कहा गया था कि सरकार एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएगी और वो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई काम की खबरें फर्जी, गलत और भ्रामक बता सकती है, और अगर किसी खबर को फर्जी, गलत या भ्रामक बताया जाता है तो फिर उसे हटाना पड़ेगा। न्यूज़ वेबसाइट सीधे इसके दायरे में नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया वेबसाइट और वेब होस्टिंग सर्विस को ये निर्देश होगा कि अगर हमने कहा ये खबर गलत है तो आप तुरंत हटाइए। अब आप सोचिए, वो कानून सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं होता तो आज ममता बनर्जी का बयान चलाने पर इसी पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने रोक लगा दी होती। आप और मैं जान ही नहीं पाते कि ममता बनर्जी की शिकायत क्या है। ममता बनर्जी के साथ जो अंदर हुआ है उसमें ममता बनर्जी का पक्ष क्या है। इस प्रकार से एक पूरा का पूरा सुपर इमरजेंसी, लोग कहते हैं अघोषित, ये सुपर इमरजेंसी वाला सीन है। इमरजेंसी में अगर किसी खबर को सेंसर किया जाता था तो अखबार वो जगह खाली छोड़ देते थे ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस खबर को सेंसर किया गया है, और यहाँ पे ये संपादकीय जो हटवाया गया है, यहाँ संपादक ने कुछ ऐसा लिखा था सरकार के खिलाफ जो सरकार को रास नहीं आया। यहाँ तो फैक्ट चेक यूनिट कहेगी हटा दो और इंटरनेट से वो चीज़ हट जाएगी। ये पूरी की पूरी जो थानेदारी सरकार की है उसको आप देख लीजिए। ममता बनर्जी ने कोई बयान दिया, ठीक है, आप उससे सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एक पॉलिटिकल बयान एक प्रदेश की मुख्यमंत्री का आ रहा है। मुख्यमंत्री किसी का चाकर नहीं होता। ये देश एक संघीय गणराज्य है जिसमें अलग अलग प्रदेश हैं, और प्रदेशों ने मिलके एक केंद्रीय सरकार बनाई है जो कुछ विषयों को कंट्रोल करती है, और प्रदेशों की अपनी स्वायत्तता है। तो उस प्रदेश की मुख्यमंत्री के बयान को केंद्रीय सरकार कैसे कर सकती है? कायदे से सरकार की तरफ से जवाब आ जाना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा, कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर जैसे आया निर्मला सीतारमण का, ठीक है, बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, उन लोगों ने, और उसको तय करके वो घोषित कर देगा कि ये भ्रामक है। ये तो कमाल हो गया। जैसे वहां पे संसद में आप देखते होंगे रोज एक होता है आजकल, ऑथेंटिकेट करिए। आपने ये बोला ऑथेंटिकेट करिए, उन्होंने कहा कि मैंने बताया था आपको, उसने कहा कि साहब खड़गे को बोल रहे हैं जो राज्यसभा के सभापति हैं, ऑथेंटिकेट करिए। वो ये कह रहे हैं कि साहब ये दुनिया भर के अखबारों में खबर छपी है, प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था। बोले अखबार में खबर छपी है तो क्या इसको हम थोड़ी मानेंगे, सबूत है। अब प्रधानमंत्री का भाषण पब्लिक मीटिंग में दिया हुआ, न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, वो कह रहे हैं इसको हम नहीं मानते,
इसको ऑथेंटिकेट करिए। तो क्या करें, प्रधानमंत्री को वहां सदन में खड़े होकर के बोले हाँ साहब मैंने भाषण में ये बोला था? ये वो मंगलसूत्र वाले भाषण की बात हो रही है। तो अगर सरकार किसी भी चीज को डिनाई करने पे आ जाए, और ऐसी संस्थाएं जैसे राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जो है भारत के, जैसे कि ये पीआईबी है, अगर ये लोग विपक्ष की बातों को नकारने पे आ जाएं तब तो गला घोंटने वाली बात ही हो गई ना। मुंह पे पट्टी बांधो, टेप लगा दो, काले कपड़े में बंद कर दो ताकि कोई देख ना सके। ये इसीलिए ये मैं कह रहा हूं कि ये ममता बनर्जी का बयान एक नॉर्मल बात नहीं थी, एक बहुत सीरियस बात थी। अब आते हैं कि उस कमीशन पे जिसके अंदर ये सारी बातें हो रही हैं, इस मामले में जयराम रमेश का एक भाषण आया, जयराम रमेश का एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले नीति आयोग बना था और वो सिर्फ प्रधानमंत्री का अटैच्ड ऑफिस बन के रह गया है और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के लिए ढोल पीटने वाला एक तंत्र बन गया है। ये आरोप जयराम रमेश ने लगाया, जिसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने जयराम रमेश से कहा कि ये आपको कैसे पता, आप तो अंदर बैठक में थे ही नहीं, आप क्यों ममता बनर्जी का पक्ष ले रहे हैं? जैसे जयराम रमेश ने बोला, जैसे सरकार ने जवाब दिया, हो जाना चाहिए था। ये पीआईबी का फैक्ट चेक कैसे आया? अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह के बदलाव मोदी जी ने सरकार में आते ही किए। पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग क्या बना, ये अंतर को समझिए। जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट था पहले प्लानिंग कमीशन का, वो था कि भारत की पंचवर्षीय योजना बनाना, आने वाले 5 सालों में भारत का स्वरूप कैसा होगा। ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका है कि कुछ योजना ऐसी होंगी जो 5 साल तक के लिए पहले से प्लान की जाएंगी, उन योजनाओं पर अमल होगा ताकि हमारा विकास जो है उसकी दिशा एकदम तय रहे। और इन 5 सालों में लगातार जो 5 साल में जिसके अलावा सरकार जो भी खर्चा करेगी वो बाकायदा पहचाना जाता था कि ये व्यय योजनागत है और ये योजनागत नहीं है, ये भारत की जो दिशा भारत ने तय की है उसकी दिशा में है या नहीं है। इसको बदल दिया गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये काम करेगा नीति आयोग। तो जो 5 साल की योजना बनती थी, हर 5 साल में पंचवर्ष, उसको बंद कर दिया मोदी जी ने और इसको बना दिया। इससे भी काम नहीं चला। एक पहले जो प्लानिंग कमीशन होता था उसके पास एक फाइनेंशियल पावर होती थी, उसके पास में अथॉरिटी होती थी और वो किस मद में सरकारों को कितने पैसे दिए जाने हैं उसका फैसला करती थी। और प्लानिंग कमीशन का ये फैसला जो एलोकेशन होता था ये उस पंचवर्षीय योजना के आधार पर होता था। जैसे मान लीजिए कि सरकार आने वाले समय में फगवाड़ा को दूसरी राजधानी के तौर पे विकसित करना चाहती है, तो प्लानिंग कमीशन 5 साल में क्या होगा दूसरी राजधानी बनाने के लिए, उसी के आधार पर फगवाड़ा को फंड देगा। याद कीजिए, कांग्रेस के शासन में कभी इस बात पे हमने कोई विवाद नहीं सुना कि प्लानिंग कमीशन ने उनके राज्य को कम पैसे दे दिए या उनके राज्य को प्लान के मुताबिक पैसे नहीं दिए। लेकिन अब प्लानिंग कमीशन की वो ताकत छीन ली गई है, उसका काम कर दिया गया एडवाइजरी रोल। एडवाइजर टू हु? कैबिनेट। यानी केवल प्रधानमंत्री जी को वो सलाह दे सकता है। जो नीति आयोग इस देश की 5 साल की नीतियां बनाता था वो सलाह दे सकता है, और ये वो सलाहकार मंडल जो है उसकी बैठक हो रही थी जिसमें आज विवाद हुआ है। तीसरा जो मेथोडोलॉजी थी उसमें कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच होता था। वो बाकायदा भारत के विकास की दिशा को कमांड करते थे और उसको बाकायदा आगे बढ़ाया जाता था। राज्यों को एलोकेट करते थे, राज्यों से प्रस्ताव लेते थे, पूरा एक फ्रेमवर्क बनता था, देश की एक दिशा एकदम निश्चिंत तय रहती थी। अब उसको कर दिया कि भाई आप कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कर दिया उसको, यानी मिलजुल के सब लोगों के बीच में बात करो और सरकार को सलाह देते रहो लिख के, मतलब आप हो लेकिन नहीं हो। इसके साथ साथ जो फोकस है वो जो पहले होता था लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान्स और डेवलपमेंट का, वो हट गया है। वो हो गया है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इनोवेशन, मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन। यानी आप
नए नए आइडिया लो, मोदी जी को दो, बस। इसके अलावा और सारी चीज़ें होती थी, जैसे प्लानिंग कमीशन के कुछ मेंबर होते थे, लॉन्ग टर्म होते थे, कुछ शॉर्ट टर्म होते थे, कुछ एक्सटर्नल मेंबर्स भी होते थे। अब उस फॉर्मेशन को भी बदल दिया। तो कुल मिला के जिस प्लानिंग कमीशन की आज बात हो रही है, उस प्लानिंग कमीशन के पंख काट दिए गए। यानी एक स्वायत्त संस्था होती थी, जो जयराम रमेश कह रहा है, ये उसका एक हिस्सा है। एक स्वायत्त संस्था होती थी जो बाकायदा प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता था वो प्रधानमंत्री होता था, और डिप्टी चेयरमैन एक बनाया जाता था, जैसे मोंटेक सिंह अहलूवालिया आपने सुना होगा। उस संस्था में जो कुछ तय होता था, उसका महत्व होता था, उसका वजन होता था। अब उस संस्था को कह दिया गया कि आप सिर्फ प्रधानमंत्री जी को सलाह देते रहिए। अब ये जो पूरा का पूरा एक संस्था थी, उस संस्था में पहले एकदम विपक्ष साफ हो गया। एक विपक्षी नेता थी, वो भी बाहर चले गए। उसके बाद मोदी जी ने क्या क्या कहा, और एक संस्था जो पहले प्लानिंग करती थी कि अगर हम प्लानिंग करेंगे, अगर जो मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत का सपना, और अगर आज प्लानिंग कमीशन होता तो वो बताता विकसित भारत कैसे बनेगा, पहले 5 साल में हम क्या करेंगे, उसके अगले 5 साल में हम क्या करेंगे, उसके लिए कितने फंड की ज़रूरत होगी, किस तरह की नीतियां बनाने की ज़रूरत होगी, किस तरह से हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे। एक एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप पूरा का पूरा इस काम में लगा रहता। लेकिन अब नहीं, अब आप प्रधानमंत्री को सलाह देते जाइए। तो प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया आज वहाँ पर, उसमें कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा करना है इस देश को। ऐसे बोलने से सपना पूरा हो जाएगा? विकसित भारत का सपना पूरा करना है, राज्यों को जब तक एक ब्लूप्रिंट नहीं मिलेगा कि आपके विकसित भारत का ब्लूप्रिंट क्या है, आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, तब तक क्या विकसित भारत का सपना पूरा हो जाएगा? दूसरा, उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रयासों से पूरा किया जा सकता है। तो सबको मालूम है, लेकिन एक इतनी बड़ी बैठक में एक कोई क्लैरिटी दिखाई दे रही है। भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, और हमने महामारी को भी हराया एक, तो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मीटिंग क्या कर रहे हो आप, और उस मीटिंग में क्या ज्ञान दे रहे हो? जब सही दिशा में बढ़ ही रहा है तो ये क्या करेगा भैया, ये बैठ के यहाँ पे नीति आयोग क्या कर रहा है, चले जा रहा है सही दिशा में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य की सक्रिय भूमिका की जरूरत है। अरे भैया, अब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर ये विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि राज्यों ने अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। अरे ये देश राज्यों से ही बना हुआ है सर, आप राज्यों को कोई अलग तर चीज मत मानिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी चाहिए। अभी आपने 3 दिन पहले शेयर के ऊपर अगर कोई जल्दी शेयर बेचता है तो टैक्स लगा दिया 20%, कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यानी कोई विदेशी निवेशक अगर आता है यहाँ पे, पैसा लगाता है मार्केट में, और अगर उसने 2 साल से पहले, मेरे ख्याल से फाइनेंशियल असेसमेंट में 1 ही साल है, 1 साल से पहले पैसा अगर उन्होंने निकाल लिया तो आप 20% टैक्स मांग लोगे। तो विदेशी निवेशक तो छिटक गया ना, वो क्यों आएगा? छोटी सी बात है। तो आप अनुकूल माहौल बनाने की बात करते हो, और यहां पे तो आपने प्रतिकूलता पैदा कर दी। ये आपने चुनाव में भी देखा था, एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं। तो कुल मिला के कुछ भी बोल दो, जो करना है वो अपना करते रहो। इसी तरह से थिंक टैंक बताया, उसको बताइए, उसकी भूमिका नीति आयोग की सिर्फ थिंक टैंक की हो गई है, यानी वो कुछ आइडिया निकालेगा और सरकार को दे देगा। बहरहाल ममता बनर्जी के जाने के इस पूरे एपिसोड से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खुल के आई। एक चीज़ ये खुल के आई कि किस तरह से सरकार तानाशाही लाद रही है, और एक मुख्यमंत्री के बयान को भी सरकार का एक डिपार्टमेंट फैक्ट चेक करके तय करेगा कि ये बयान झूठा या सच्चा है। ये सामने आया। ये भी सामने आया कि हमारे देश का जो नीति आयोग है वो किस तरह से एक बगैर दांतों का, बगैर नाखूनों का एक क्रिएचर बन के रह गया है। गाल बजाने के लिए है, उसकी बातें किसी के लिए बाध्यता ही नहीं है। वो जो बोलेगा उसको प्रधानमंत्री माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आएगी, कोने में डाल देंगे, उसको डस्टबिन में डाल देंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पंचवर्षीय योजना बनती थी योजना आयोग की, तो 5 साल तक उसकी दिशा में काम होता था, उसी डायरेक्शन में फंड्स लगते थे,
उसी के कोटे में सरकारों को पैसा मिलता था, राज्य सरकारों को। जैसे अभी आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू जी को दिया, तो ऐसे नहीं होता था पहले। अगर आपको देना है तो पहले प्लानिंग कमीशन तय करेगा, फिर किस लिए देना है, भाई वहाँ पर कुछ हो रहा है कि भाई हाँ इनको दूसरी राजधानी बनानी है, तो वो पहले से तय होता था। उस सबको ख़त्म कर दिया गया है। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण में आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आज की इस एक घटना ने भारत की डेमोक्रेसी के कितने बड़े स्तर पर कमज़ोर हो जाने को एक्सपोज किया है। और ये पूरे के पूरे बड़े से कैनवास का एक छोटा सा हिस्सा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। जिस तरह से डेमोक्रेसी प्रभावित हुई है उसकी एक छोटी सी झलक है। आज़ादियाँ एक झटके में आधी रात को ऐलान करके नहीं ली जाती है। आपने सुन लिया होगा कि नया कानून भी आ रहा है हम सब लोगों के लिए। सरकार किसी भी दिन कभी भी कहेगी किसी भी खबर को, किसी भी चैनल को, एक तो हमको ब्रॉडकास्टर घोषित कर दिया, मतलब हम और वो जो अडानी साहब की कंपनी है एनडीटीवी या इंडिया टुडे ग्रुप है, वो भी ब्रॉडकास्टर, मैं भी ब्रॉडकास्टर। मैं यहाँ बैठ के एक अकेला आदमी, भिश्ती पीर बावर्ची खर सब कुछ हूँ। मैं अपना वीडियो किसी तरह से बना पाता हूँ 24 घंटे में एक। उसके बाद में अब सरकार कहेगी कि ये कंप्लाइंस करो, ये जानकारी दो, ये दो, और किसी भी दिन आके कोई थानेदार खड़ा हो जाएगा, आपने नहीं दी, आपका चैनल बंद किया जाता है। ये संशोधन आ रहे हैं कानून में। तो आप इसके बावजूद कि ये अल्पमत सरकार है, हम ये देख रहे हैं कि इसका रवैया बिल्कुल नहीं बदला है, इसका चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल नहीं बदला है। जो सरकार सदन में नहीं बोलने दे रही है, ऑथेंटिकेट करिए। अभी 2 दिन पहले निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया कि आदिवासियों की संख्या इतनी हो गई, फला हो गया, ढिमका हो गया, और जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उन्होंने समझा दी। किसी ने उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए बोला कि इसका आधार क्या है, सबूत क्या है। तो ये जो सिलसिला चला है और चला जा रहा है, और मुझे तो कभी अचरज होता है। अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ समय पहले अपने एक इंटरव्यू में कहा कि साहब राहुल गांधी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हो सकता है विपक्ष को भी उस तरह से नियंत्रित कर लिया गया हो, जो हम लोग नहीं जानते हैं। जिस ईवीएम का जबरदस्त विरोध करा था विपक्ष, बाद में उससे सहमत हो गया, उसके साथ चुनाव हुए। जो भी है, स्थिति हम सबके सामने है। हमारा देश है और हमको जो जो कुछ दिखेगा हम आगे भी दिखाएंगे ताकि सबको पता चले देश के असली मालिक तो हम ही लोग हैं। ये नेता लोग आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, और जब भी ये कुछ गड़बड़ करेंगे हमको बैठकर फ्लैग रेज करना ही होगा। टेनिस में होता है ना, जैसे ही बॉल जरा सा लाइन के बाहर सट से विसिल बजती है, मीडिया की जिम्मेदारी वही है, वो हम निभा रहे हैं। मेरे काम को आगे ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। आप जितने लोगों तक पहुंचाएंगे वीडियो पहुंचेगा। नमस्कार, जय हिंद।